हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका जो IBPS PO मेंस है उसके लिए तो आपकी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है, साथ में आने वाले आपके जो SBI PO और क्लर्क है तो उनके लिए भी यहाँ पे आपके लिए सीरीज़ चल रही है। तो उसी के लिए अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है आपकी प्री की जो चेकलिस्ट नंबर 24 है, उसी का आज यहाँ पे अपन बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे यहाँ से कि किस तरह से जो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और जो स्ट्रेटजी रहेगी आपके एग्ज़ाम में वो भी यहाँ पे अपन सीखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है तो इसको आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट PDFs है और जो आपके नोटिफिकेशन है क्लास से या एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ तो वो आपके मिस नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, आज के सेशन बहुत ही आपका अच्छा है क्योंकि इसमें अपन पहले तो 2 पैरा जंबल करेंगे। आपको पता है आपका प्री हो या मेंस हो उसमें पैरा जंबल तो आना ही है और प्री में तो आपका लगभग 100% आपका आता ही है, तो वहाँ से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। साथ ही अपन फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है जो आपके प्री और मेंस दोनों में आते हैं और दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन यहाँ पे पैराजंबल करेंगे और उसको कैसे करना उसकी स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे समझेंगे, ताकि आप कम टाइम में है जो उसको एकदम एक्यूरेटली कर पाए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पहला पैराजंबल है, इसमें आपको 6 स्टेटमेंट गिवन है, तो इसको आप रीड कीजिए और फिर इसको अरेंज करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन देखे हैं तो उसमें हमने स्ट्रेटजी को सीखा है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप होता है आपको जितने भी स्टेटमेंट गिवन है उन सबको रीड करना है। अब रीड करने के साथ में आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको पैर ढूंढने हैं और दूसरा है आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है आपको जो आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लगे, यानी कि जहाँ से शुरुआत हो सके। तो इस तरह से है जो आपको क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए, यहाँ पे अपन रीड करते हैं और देखते हैं क्या किसी का कोई पेयर बनेगा या फिर आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिल जाए अपने को। देखिए, देयर द CES detached itself with the crew module from the rocket and climbed up to 17 किलोमीटर। अब देखिए, CES है, किसी का एब्रीवेशन फॉर्म है, यहाँ पे फुल फॉर्म आएगी इससे पहले, तो यानी कि P अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि वहाँ जो CES है उसके जो क्रू मॉड्यूल है उसके साथ रॉकेट से खुद को अलग कर लिया गया है। डिटैच का मतलब क्या होता है, खुद को अलग कर देना, ठीक है ना। और 17 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ गया है यहाँ पे, तो किसी रॉकेट से रिलेटेड बोल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, इन रेस्पॉन्स टू ए कमांड द CES सेपरेटेड फ्रॉम द क्रू मॉड्यूल लीविंग द मॉड्यूल टू रीओरिएंट इटसेल्फ बिफोर ड्रॉपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो वापस CES आया है, फुल फॉर्म नहीं है इसकी, तो ये भी आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला है कि इन रेस्पॉन्स टू ए कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना। तो एक आपने कमांड दिया, उसके जवाब में जो CES क्रू मॉड्यूल है उससे अलग हो गया था, यानी कि रॉकेट को आपने कमांड दिया और वो क्या हो गया, उससे अलग हो गया, ठीक है ना। जब आप देखते हो रॉकेट उड़ते हैं तो क्या होते हैं, वो आपके मॉड्यूल अलग होते जाते हैं, यानी कि उससे पीछे से आपके अलग अलग लेयर में जाता है ऊपर आसमान में, तो क्या होता है उसके पीछे से आपका हटता जाता है, ठीक है ना। जो उसको क्या देते हैं, पावर देते हैं, वो इस तरह से अगर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में तो यहाँ पे ये बोला है कि अलग हो गया है, जिससे जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर है उस उतरने से पहले मॉड्यूल को पुनः दिशा निर्धारित करने का मौका मिला है। यानी कि पहले उसको कमांड दिया, वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया उसके क्रू मॉड्यूल से। फिर है जो छोड़ने के बाद में जब वो नीचे गिर रहा था, ड्रॉप हो रहा था बंगाल की खाड़ी के ऊपर, तो उसको फिर से है जो अपन ने क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस तरह से आपको यहाँ पे गिरना है, इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। आगे देखिए, एट 10 AM ऑन October 21 द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस कमांड्स द फर्स्ट uncrewed डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ इट्स गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा डेजिग्नेटेड TVD1। तो यहाँ पे बोला है
कि 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जो आपका इसरो है उसने श्रीहरिकोटा से अपना जो गगनयान है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, उसकी पहली आपकी अनक्रूड का मतलब उसके अंदर कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ मशीन नहीं थी, तो अनक्रूड यानी कि पहली मानव रहित विकासात्मक उड़ान शुरू की है, जिससे TVD-1 नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को इंट्रोडक्शन किया गया है कि यहाँ पे कौन सी डेट को किसने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है ना। यानी कि इस डेट को इसरो ने यहाँ पे ये एक आपका गगनयान है उसको क्या किया, लॉन्च किया है। तो आर है जो आपका हो सकता है। ठीक है ना, आर आपका हो सकता है। फाइनली आया है। तो फाइनली तो कब कहते हैं अपन, जब कोई पूरी बात आपकी ख़त्म हो जाती है तो फाइनली अपन बोलते हैं। एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्क्लूजन बोलते हैं। ठीक है ना। और कॉन्क्लूजन कब आता है, आपके लास्ट में आते हैं। तो एस है जो शायद आपका फाइनल स्टेटमेंट हो सकता है। तो रीड करते हैं। फाइनली द मॉड्यूल splashed into the bay a short distance from Sriharikota where the Indian Navy hold it। तो यहाँ पे बोला है कि आखिरकार अंत में ये मॉड्यूल है श्रीहरिकोटा से थोड़ी दूरी पर खाड़ी में पहुँच गया, जहाँ जो आपकी इंडियन नेवी थी उसने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसे जो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है ना, लास्ट हो सकता है। आगे देखिए, द लॉन्च्ड व्हीकल ए सिंगल स्टेज रॉकेट carried a crew module fit with a crew space system CES to an altitude of 12 किलोमीटर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म आई है, यानी कि अगर आपको ध्यान दे तो टी के बाद में आपका क्या आएगा, आर और क्यू आएगा। अब कौन सा पहले कौन सा बाद में अभी वो मैटर नहीं करता है। तो अब टी के बाद में आपका क्या आएगा, आर और क्यू आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, ये एस है, तो एस क्या होगा आपका, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट हो सकता है। तो अभी इतना अपने को समझ में आया है। तो इसमें बोला है कि जो आपका, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बोला गया है इसमें कि जो आपका प्रक्षेपण यान है, यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है, वो एक सिंगल स्टेज रॉकेट है। ठीक है ना, क्या है, एक सिंगल स्टेज रॉकेट है, कैरी करता है क्रू मॉड्यूल को। ठीक है ना, क्रू मॉड्यूल सिस्टम को अपने साथ में क्या करता है, कैरी करता है। उसके साथ ही फिट क्रू मॉडल को 12 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई तक ले गया था यहाँ पे। ठीक है ना, ये है। आगे देखिए, आगे और क्या बोला है, तो यू में बोला है इट्स। अब इट्स है तो इट्स यानी कि किसी के बारे में बात कर रहा है, उसका प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यू भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इट्स डिसेंट वाज स्लोड फर्स्ट बाय ड्रॉग पैरासूट्स एंड देन बाय द मेन पैरासूट। अब यहाँ पे बोला है कि इसकी जो स्पीड थी उसको पहले ड्रॉग पैरासूटो और फिर मेन पैरासूटो द्वारा धीमा किया गया। अब ऊपर से वो गिरेगा तो ऊपर से कोई भी गिरता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अब अगर अपन उसकी स्पीड को कम नहीं करें तो आपका जो एयर से फ्रिक्शन होता है उससे क्या होगा, वो आपका पूरा रॉकेट है जो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए पहले तो आपके क्या हुए थे, ऊपर से जो आपके पैरासूट है वो खुले थे, फिर उसने इसकी स्पीड को क्या किया था, कम किया था। फिर ये पैरासूट आपके क्या हो गए थे, चले गए थे। उसके बाद में एक आपका मेन पैरासूट था। ठीक है ना, वो मेन पैरासूट क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्ट करता है कि कहाँ पे जाके गिरना है। तो फिर ये उससे उड़ता है जो आपके जहाँ पे जो पानी वाली जगह है जो फिक्स की हुई होती है वहाँ पे जाके गिर जाता है। क्यों, क्योंकि ये जब पानी में गिरेगा तो वहाँ पे नुकसान नहीं होता, अगर ज़मीन पे गिरेगा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा इसको। इसलिए हमेशा आप देखते हो जितने भी आपके ये जो व्हीकल्स वापस आते हैं, ठीक है ना, उनको हमेशा लैंड किया जाता है पानी वाली जगह में, कहीं पे समुद्र में, किसी खाड़ी में, वहाँ पे किया जाता है ताकि वे पानी में गिर जाए और इनको नुकसान नहीं हो। ठीक है ना, तो ये इस तरह से अपन ने यहाँ पे इसको रीड किया है। ठीक है ना, तो यहाँ से उम्मीद है आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसरो ने एक लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, गगनयान, जो बिना किसी ह्यूमन का, ठीक है ना, पहला आपका रॉकेट था जिसको लॉन्च किया था। ठीक है ना, और वो श्रीहरिकोटा से किया था और उसका नाम था TVD-1। तो इस तरह से आपको बोला गया है और वो ऊपर गया और वापस नीचे आने का प्रोसेस आपको बता रखा है कि इस तरह से आया था और कहाँ पे गिरा था और उसको किसने लिया था यहाँ पे। ठीक है ना, नेवी ने है जो उसको क्या किया था, बाहर निकाला था। इस तरह से आपको बोला गया है। तो देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको अरेंज करने का ट्राई करते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे 6 स्टेटमेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए
हमने यहाँ पे सब कुछ रीड किया था और अपने को पता था यहाँ पे कि आर है जो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आर और टी दोनों में आपका बात की गई है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो आर में पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि कहाँ से कुछ शुरू हुआ है, और फिर टी में बोला था कि यहाँ पे उस रॉकेट की यहाँ पे क्या बताई गई थी, उसकी यहाँ पे विशेषताएं बताई गई थी कि इस तरह से ये आपका रॉकेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, आपका आर आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो टी है, टी के बाद में आपका पी और क्यू आएगा, और सबसे लास्ट में आपका कौन आएगा, एस आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें तो एक स्टेटमेंट अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और चार आपके सामने हैं। अब एक बचा है, तो बचा है यू, ठीक है, बचा है यू। अब यू का यहाँ पे इट्स लगा है। अब ये इट्स है जो क्या है, प्रोनाउन है, तो किसके लिए आया है यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि हमने एक इसरो ने, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, एक यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था TVD-1। अब यहाँ पे बताएगा उसकी, यहाँ पे उसको डिफाइन करेगा कि ये जो लॉन्च व्हीकल है वो किस तरह का है यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी क्या क्या विशेषता है। तो वो किस में है आपका, वो टी में बोला गया है कि जो लॉन्च व्हीकल है ये क्या है, सिंगल स्टेज रॉकेट है, और कैरी करता है क्रू मॉडल को जो फिट होता है आपका क्रू स्पेस सिस्टम पे, और जो एल्टीट्यूड है आपका 12 किलोमीटर तक उसको क्या करता है, धकेलता है। तो यानी कि आर के बाद में क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है ना। अब टी के बाद में देखिए यहाँ पे, टी के बाद में और क्या बोला है, ठीक है ना। तो पहले ये कितना गया है आपका, 12 किलोमीटर ऊपर गया है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोला है यहाँ पे, तो उसके बाद में बोला है यहाँ पे कि पहले तो 12 किलोमीटर तक ऊपर चला गया, अब उसके बाद में और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, और 17 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका यहाँ पे मॉड्यूल है उसने क्या कर दिया, खुद को अलग कर दिया और 17 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ गए। तो पहले 12 किलोमीटर तक गया, फिर उसने अपने आप को क्या कर दिया, डिटैच कर दिया, और उसके बाद में और 17 किलोमीटर तक ऊपर चला गया। तो टी के बाद में क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है ना। अब आगे आपको क्या बोला है, तो आगे है देखिए अपने पास में एस, तो क्या है, फाइनल है, क्योंकि सबसे एंड में जब वो नीचे गिरेगा तभी नेवी क्या करेगी, उसको कैरी करेगी। तो एस आपका सबसे एंड में। अब अपने पास में दो स्टेटमेंट है, क्यू और यू, ठीक है ना। तो क्यू और यू है, तो क्यू में बोला है इन रेस्पॉन्स टू ए कमांड, यानी कि उसके कमांड में जो CES है वो सेपरेट हो गया था क्रू मॉड्यूल से, और उसने क्या कर दिया, लीविंग द मॉड्यूल टू रीओरिएंट इटसेल्फ बिफोर ड्रॉपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे बोला कि उसने क्या कर दिया, अपने आप को रीओरिएंट कर दिया, यानी कि फिर से अलग होने के बाद में उसने क्या कर दिया, वो आपका यहाँ पे वापस डायरेक्शन है जो क्या करने लगा, वो आपको देने लगा कि किस तरह से है जो वो कहाँ पे गिरेगा, बे ऑफ बंगाल पे गिरेगा। तो इस तरह से उसको क्या देने लगे, अपन डायरेक्शन देने लगे थे, ठीक है ना। और यू में बोला है कि यहाँ पे इट्स डिसेंट वाज स्लोड फर्स्ट बाय ड्रॉग पैराशूट्स एंड देन बाय द मेन पैराशूट। तो यहाँ पे तो उसकी स्पीड को कम करने की बात की जा रही है। अब देखिए स्पीड की बात कब कम करेंगे अपन, यहाँ पे स्पीड कम करने की बात कब कम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब वो क्या होगा, पूरा नीचे गिरने के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब शुरू होगा उसके पहले तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि वो क्या होगा, सेपरेट होगा, और फिर वो डायरेक्शन देगा कि कहाँ पे गिरना है, कैसे गिरना है, तो वो डायरेक्शन देगा। और ये डायरेक्शन किस में बताई है, क्यू में। तो क्यू में आपको बताया है कि वो जब सेपरेट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वापस से आपका यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को सेट करेगा कि मेरे को कहाँ पे गिरना है, तो वो कहाँ गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। अब वो गिरना शुरू किया है, तो फिर आपका यहाँ पे बोला है कि उसने पहले तो अपने जो फर्स्ट पैराशूट है, ड्रॉग पैराशूट, उसने खोले, उससे उसकी स्पीड क्या हो गई, कम। फिर उसने क्या किया, अपने मेन पैराशूट खोले, और फिर वो क्या हो गया, मेन पैराशूट से उसकी स्पीड है जो पूरी हो गई कम, और फिर वो धीरे धीरे जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन था वहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो यू में गिर गया, फिर एस आया, तो एस में क्या बोला है कि एस में बोला है कि अब वो जब गिर गया तो लास्ट में जाके जब बे ऑफ बंगाल में गिरा था तो वहाँ पे अपनी जो नेवी है, ठीक है ना, उन्होंने आके इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया पानी में से, और जो थोड़ी ही दूर पे श्रीहरिकोटा था आपका स्पेस स्टेशन, वहाँ पे लेके चले गए, ठीक है। तो इस तरह से है जो आपका यहाँ पे अरेंजमेंट है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इसका अरेंजमेंट बना दिया, तो RTPQUS, तो ये है जो आपका इस पैराजंबल का क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
इस तरह से है जो आपको क्या करना, अरेंज करना है। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं आपको वापस समझा देता हूँ किस तरह से क्या है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि इसरो ने, ठीक है, सबसे पहले आपका एक अनह्यूमन मानव रहित एक आपका क्या किया था, व्हीकल को लॉन्च किया था। दूसरे में आपको क्या बोला था, दूसरे में आपको बोला था उसकी विशेषताएं बताई थी, उसको डिफाइन किया था, ठीक है ना, कि वो स्पेस, वो जो रॉकेट है, वो जो आपका मॉड्यूल है किस तरह का था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वो आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे बोला था कि पहले तो वो आपका कितना ऊपर गया था, 12 किलोमीटर ऊपर गया था, ये बोला था आपको। फिर उसके बाद में जब वो डिटैच हुआ था, यानी कि अलग हुआ था, तो अलग हुआ तो हल्का हो गया, हल्का हो गया तो पावर से आपका कहाँ चला गया, और ऊपर चला गया कितना, 17 किलोमीटर। अब ये चला गया। अब यहाँ पे जब वो नीचे आ रहा था, ठीक है ना, तो नीचे आने की बात शुरू हुई, तो नीचे आ रहा था तो यहाँ पे बोला था कि जब वो नीचे गिर रहा था तो पहले तो उसने अपनी डेस्टिनेशन को, यानी कि जो जगह है जहाँ पे गिरना है उसको फाइनल किया। क्या किया, जगह फाइनल की। अब जगह फाइनल करने के बाद में यहाँ पे आपको बोला गया था कि क्या करना है आपको, जगह फाइनल करने के बाद में उसने अपनी स्पीड को कम किया, स्पीड रेड्यूस की उसने, ठीक है ना। तो स्पीड रिड्यूस की यहाँ पे, और स्पीड रिड्यूस करने के बाद में लास्ट में अपनी इंडियन नेवी आई और उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया और लेके चला गया। तो ये था आपका इसका फ्लो चार्ट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बोला है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और टर्मिनल। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है आपका यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, और टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पेयर क्या बना आपका, आर और एस। आर और एस कहाँ है आपका, सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड में देखिए आपका, सेकंड में आपको बोला है अब यहाँ पे, तो देखिए एंटी पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है आपका, पेनल्टीमेट का मतलब होता है आपका सेकंड लास्ट, और एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, थर्ड लास्ट। तो थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट यानी कि क्या पेयर बनेगा आपका, क्यू और यू। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। आगे है थर्ड क्वेश्चन आपका, 3 कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट बोले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें अपन और समझते हैं, पहले तो इसका आंसर कर देते हैं फिर इसकी बातें अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट कौन सा होगा, एस पी टी नहीं है, क्यू आर टी ये भी नहीं है, पी आर टी ये भी नहीं है, टी पी एस ये भी नहीं है, क्यू यू एस। तो आंसर क्या हो गया, ई। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके एग्ज़ाम में 3 कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट आते हैं तो वो आपको सबसे बेनिफिशियरी आपका यहाँ पे रहता है, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। रीज़न क्या है, आप अपना पूरा यहाँ पे अरेंज करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका यहाँ पे कोई पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और नहीं है तो आप यहाँ से स्टेटमेंट को उठा के उनको रीड करके समझ सकते हैं कि कौन सा आपका पेयर बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या करता है, हेल्प करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी आपका क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट आता है तो पहले आपको क्या करना है, अरेंज करके इसको चेक करना है। अगर इनमें से कोई पेयर मिल जाता है आपको तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसमें से आपको पेयर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी जाके आपको होगा। तो एज ए स्टूडेंट जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी यही रहनी चाहिए। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट आते तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो करना है वो तो करना ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका सबसे हेल्पफुल रहता है। अगर पैराजंबल में आता है तो पैराजंबल आपका एकदम ईजी हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इसमें क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, तो सेकंड है आपका टी, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है इस पैराजंबल का फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखिए आपका आर टी पी क्यू यू एस। तो फोर्थ कौन सा है आपका, क्यू है, तो क्यू यहाँ पे। तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से बोला, ये भी ध्यान रखना है। तो राइट यानी कि यहाँ से। तो देखिए 1 2 3 और 4 कौन सा होगा, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ये भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि यहाँ से राइट गिन लो आप और यू टिक कर दो तो गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं आज के सेकंड पैराजंबल की ओर। तो इसको आप रीड कीजिए और वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए स्ट्रेटेजी वही रहेगी, वापस अपन क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपके पैर क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, इसको रीड करते हैं अपन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको क्या बोला है, एस्टोनिशिंग,
astonishing change is underway in Africa, where the population is projected to nearly double to 2.5 billion over the next quarter century, an era that will not only transform many African countries, experts say, but also radically reshape their relationship with the rest ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अफ्रीका है उसमें बहुत ही आपके आश्चर्यजनक, एस्टोनिश का मतलब क्या होता है, आश्चर्य कर देना, सरप्राइज कर देना, तो बहुत ही सरप्राइजिंग चेंज हुए हैं आपके अफ्रीका में, ठीक है ना। जहाँ अगले, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वार्टर सेंचुरी, क्वार्टर सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 25 साल, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब 1/4 और सेंचुरी का मतलब 100, तो 100 का 1/4 यानी कि अगले 25 वर्षों में जो जनसंख्या है यहाँ की, पॉपुलेशन अफ्रीका की लगभग कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 2.5 बिलियन हो जाएगी यहाँ की पॉपुलेशन अगले 25 साल में, ठीक है ना। आगे बोला है कि जो आपके यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि यह एक ऐसा आपका युग है जो न केवल कई अफ्रीकी देशों को बदल देगा, बल्कि जो दूसरा आपका शेष जो बची हुई यानी कि दुनिया है उसके साथ उनके जो रिलेशन है, ठीक है ना, उनको भी क्या कर देगा, यहाँ पे एक आपका रिशेप रिलेशनशिप देगा, यानी कि उन रिलेशन को भी बदल देगा, यहाँ पे मौलिक रूप से उनको भी चेंज कर देगा, यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना। आगे देखिए, बट पहले तो बट आ गया है, तो यानी कि ये आपका क्या नहीं होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। बट अफ्रीकाज बेबी बूम कंटिन्यूस एपेक, अब यहाँ पे बोला लेकिन अफ्रीका में बच्चों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि तेज़ी से जारी है, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे ये बोला है कि बेबी बूम है जो क्या हो रही है, आपकी लगातार बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। फ्यूलिंग द यंगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोविंग पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, और यहाँ पे है जो क्या करती है, अर्थ पर सबसे युवा और सबसे तेज़ी से बढ़ती आबादी को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि अपने 2 स्टेटमेंट पढ़े हैं और दोनों में अपने को यही पता चला है कि अफ्रीका में पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसके बारे में ही यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो अभी तक तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इफेक्ट बता रहे हैं, क्या पॉजिटिव होंगे, क्या किस तरह से होंगे इन 1950। अब यहाँ पे पुरानी बात कर रहे हैं कि 1950 में अफ्रीकन्स मेड अप 8% ऑफ द वर्ल्ड पीपल, यानी कि अफ्रीकी लोग हैं जो पूरी दुनिया की जनसंख्या था उसका 8% लोग हैं जो अफ्रीका में रहते थे, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग रहते थे उसका 8% पॉपुलेशन कहाँ से आती थी, अफ्रीका से आती थी। ए सेंचुरी लेटर, अब यहाँ पे बोला है कि अब 100 साल के बाद में दे विल अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि यहाँ पे बोला है कि एक सेंचुरी के बाद में वे आपके क्या होंगे, यहाँ पे 1/4 1/4 भाग के लिए जिम्मेदार होंगे पॉपुलेशन का, यानी कि जितनी दुनिया में पॉपुलेशन होगी उसका 1/4 यानी कि 25% है जो लोग कहाँ रहेंगे, अफ्रीका में रहेंगे। यहाँ पे ये बोला है 100 साल के बाद में, पहले कितने रहते थे 8%, अब कितने रहेंगे आपके 25% रहेंगे। एंड द लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल यंग पीपल एज 15 to 24 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस फोरकास्ट। तो यूनाइटेड नेशन फोरकास्ट किया है आपका कि ये जितना भी आपका 100 साल में जो इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना, 25% हो जाएगी दुनिया की। अब उससे में बोला है कि आपका कि जितने भी लोग होंगे अफ्रीका में रहेंगे, ठीक है ना, तो उनका यहाँ पे आपको बोला है कि एट लीस्ट 1/3 ऑफ, यानी कि उसमें से 1/3 यानी कि 1/3 जो भाग होगा वो सारे लोग आपके यंग हो गए, यानी कि जवान हो गए, लगभग 15 से 24 साल के होंगे। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के बोला है कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है अभी बढ़ेगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और यहाँ पे उसका जो वर्क फोर्स है, मैन फोर्स है यहाँ पे, वो क्या रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा यंग रहेगा, युवा रहेगा। तो यानी कि उसकी है जो डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये बोला गया है, क्योंकि जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, युवा लोग करते हैं, यंगर करते हैं। आगे देखिए, ब्रिथेट्स, ठीक है ना, आर टम्बलिंग इन रिचर नेशंस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो रिचर नेशन है, यानी कि जो अमीर देश है, उनमें यहाँ पे बर्थ रेट से, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, जन्म दर, ठीक है ना, तो ये बर्थ रेट है वो क्या हो रही है, टम्बलिंग का मतलब कमी हो रही है, यानी कि जो अमीर देश है उनमें तो जो बच्चों का जन्म है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। क्रिएटिंग एंग्जाइटी अबाउट हाउ टू केयर फॉर एंड पे फॉर देयर अगेन सोसाइटीज़, ठीक है ना, एगिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अब
उन देशों में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, जो बर्थ रेट कम है, बर्थ रेट कम है, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है आपकी, जिससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अबाउट, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे चिंताएं, समस्याएं पैदा हो रही है कि वे अपने वृद्ध होते समाज की, यानी कि उनका जो समाज है बहुत ज़्यादा क्या है, एजिंग सोसाइटीज़ है, यानी कि युवा लोग तो है कम, और जो आपके एज है, यानी कि जो आपके लगभग बूढ़े वगैरह हैं वो क्या है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब उनको यहाँ पे चिंता हो रही है कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट कम है, तो यानी कि जो यंग पॉपुलेशन कम है और जो बूढ़े लोग वो क्या है, ज़्यादा है। तो जो हमारा यहाँ पे एजिंग सोसाइटीज़ है, ठीक है ना, उसकी देखभाल कैसे करें और उसके लिए भुगतान कैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आपको चाहिए यंगर पॉपुलेशन, जो कहाँ है आपकी, अफ्रीका में है, और जो रिचर नेशन है, यानी कि जो बहुत ही अधिक पैसे वाले नेशन है, उनमें पॉपुलेशन कैसी है, उनमें है जो आपकी एज पॉपुलेशन, एजिंग, यानी कि जो बूढ़े लोग ज़्यादा है उसमें और यंगर लोग कम है। तो यहाँ पे उनको क्या हो रही है, यहाँ पे चिंता हो रही है, यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीड कर दिया है। अब अपने यहाँ पे देखते हैं कौन से पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यों में बट आया है, तो यहाँ से आपका शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। अब इन 1950 अफ्रीकन मेड अप 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल। अब यहाँ पे सीधा अगर आप देखो तो आर में सीधा शुरू कर दिया है कि अफ्रीका में है जो 8% है जो दुनिया के लोग रहते थे 1950 में। अब क्या ये आपको इंट्रोडक्टरी लग रहा है, यानी कि यहाँ पे किस बारे में बात की गई है, किस तरह से आपका स्टेटमेंट शुरू हुआ है, ठीक है ना, किसके बारे में बात की गई, पॉपुलेशन है, कंट्री है, कौन सी, कुछ नहीं पता है। तो कुछ नहीं पता है तो ये आर भी आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। अब ए सेंचुरी लेटर, तो यहाँ पे बोला है कि 100 साल के बाद में दे विल, अब दे कौन, दे कौन नहीं पता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। बर्थ रेट आर ट्रबलिंग इन रिचर नेशन, तो यहाँ पे सीधा बर्थ रेट की बात की गई है, रिचर नेशन में क्या हो रही, कम हो रही है, तो ये भी कहीं बीच का आपका स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अभी तो अपने को पता चला है कि पी क्या होगा, आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा। तो पी में आपको यहाँ पे अफ्रीका के बारे में पूरा अपन ने पढ़ा है, किसके बारे में है, अफ्रीका के बारे में है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अफ्रीका है जहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है आने वाले 25 साल में कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब डबल हो जाएगी यहाँ पे, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा एरा आएगा, एक ऐसा दौर आएगा जो आपका अफ्रीकी नेशंस को क्या कर देगा, बदल देगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अफ्रीका के बारे में बात की गई है और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका पूरा पैरा है वो किसके बारे में है, पॉपुलेशन के बारे में है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ कुछ पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बट अफ्रीकास बेबी बूम, यानी कि यहाँ पे बोला है कि अफ्रीका में है जो बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बट लगा है। बट क्या करता है, दो अलग अलग यहाँ पे जो आपके अलग अलग तरीके के जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे तो बोला है बेबी के बारे में, यानी कि बच्चों के बारे में, यानी कि इससे पहले कहीं ना कहीं आपके इसका उल्टा, बच्चों का उल्टा क्या होता है, बड़ों, बड़ों के बारे में बात की गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो क्यू के पहले एक ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें बड़ों के बारे में बात की गई होगी, बच्चों का यानी कि बूढ़ों के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पे बूढ़ों के बारे में किस में बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है, देखिए अगर यहाँ पे तो एजिंग सोसाइटीज़ इसमें की गई है, तो यानी कि क्यू के पहले कौन आएगा, टी आएगा। तो टी और क्यू का अपने को पैर मिल गया है। अब देखिए अपने पास में दो स्टेटमेंट बचे हैं, आर और एस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये समझते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आर में बोला है कि 1950 में यहाँ पे अफ्रीका की पॉपुलेशन है जो 8% थी, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला है कि अब सेंचुरी के बाद में वो कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आर में तो पहले आपको एक टाइम पीरियड में बताया है कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की 8% थी। अब यहाँ पे बोला है कि 100 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा। तो आर के बाद में एस, तो यहाँ पे पैर मिल गए हैं। अब अपने को यही देखना है कि पी के बाद में टी आएगा या आर आएगा, ये देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पी में बात की गई है आपकी यहाँ पे कि अफ्रीका में जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे
वो आपकी डबल हो जाएगी और इस तरह से बात की गई है। और वो क्या करेगी, दुनिया से अपने रिश्तों को बेहतर करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन की बात की गई है और किससे की गई है, दुनिया से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे कोई स्टेटमेंट आने चाहिए जिसमें आपके क्या होगी, दूसरे नेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आया है, तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। और उसके बारे में बात कहाँ हो रही है, टी में हो रही है। तो टी के साथ में क्या फ्री आएगा आपका, क्यू, और टी के साथ में क्यू आएगा तो पीछे दो ही स्पेस बचे हैं, वो कौन होगा आपका, आर और एस होगा। तो ये आपका एकदम इजीली बन जाएगा अरेंजमेंट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा आपका इजी था, अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं आराम से समझ के, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला है कि यहाँ पे अपना अरेंजमेंट क्या बना था, पी टी क्यू आर एस। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है स्टार्टिंग, कौन सा है, पी। टर्मिनेट का मतलब एंड, कौन सा है आपका, एस। तो पी और एस कहाँ है आपका, ए में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बोला है आपको यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट। तो देखिए यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट कौन सा होता है, थर्ड लास्ट। पेनल्टीमेट कौन सा होता है, सेकंड लास्ट। तो क्यू और आर, क्यू और आर कहाँ है आपका, डी में है, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए मेडन, मेडन का मतलब क्या होता है, एकदम बीचों बीच का, ठीक है ना। मेडन का मतलब क्या होता है, बीचों बीच का। तो ये हमेशा आपका ऑड स्टेटमेंट में ही आएगा। तो ऑड स्टेटमेंट बीचों बीच में कौन है, क्यू, कहाँ है, ई में है। आगे देखिए, आगे बोला है सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है आपका, तो सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, तो पी के बाद में क्या आएगा, टी, यानी कि ऑप्शन नंबर पी। और लास्ट आपका पैराजंबल का 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट कहाँ से है। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर ये आता है तो आपका पैराजंबल बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं आराम से कि अपना जो अरेंजमेंट है वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से 3 स्टेटमेंट आपको पहले से ही क्या बन जाएंगे, कनेक्ट होते हुए बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या कर सकते हो आप आराम से आगे और पीछे का, या फिर इसके दोनों आगे या दोनों पीछे, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं, मेहनत कम लगेगी। तो देखिए पी टी क्यू, तो पी टी क्यू मिल गया अपने को पहला ही, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे आपके आज की 2 पैराजंबल, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छा लेवल था इनका, ठीक है ना। पहला था आपका 6 स्टेटमेंट का, वो आपका जो है SBI PU प्री में आ सकता है, और सेकंड आपका 5 स्टेटमेंट का है और थोड़ा इजी था, वो आपका SBI क्लर्क में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह का लेवल मिलेगा, उल्टा इससे थोड़ा आपको लो भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है। आगे मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन, यानी कि जो अपने क्वेश्चन हैं यहाँ पे फ्रेज रीअरेंजमेंट के। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस ABCD द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके हैं फ्रेज रीअरेंजमेंट के। यानी कि यहाँ पे आपको 5 फ्रेजेस गिवन है, उनको अरेंज करना है और देखना है कि आपका कौन से अरेंजमेंट से यहाँ पे ये आपका पूरा जो मीनिंगफुल है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको रीड कर देना है और रीड करके देखना है कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लग रहा है, उसके हिसाब से देखना है। या फिर आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो या तो ए या फिर आपका डी, तो ए या डी से आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो अपन रीड करके समझ लेते हैं यहाँ से किससे स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स डीपेस्ट सीक्रेट्स, most advanced scientific instruments yet holding the key, whispers of cosmic mysteries eluding even the with the vast cosmos dark matter remains an enigmatic spectre, its elusive presence like the, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने इसको रीड कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है या तो ए या डी। अब ए देखें तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टू से, कि टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स डीपेस्ट सीक्रेट, और डी स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे विद इन द वास्ट कॉस्मोस डार्क मैटर रिमेन्स, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें तो कौन सा आपका स्टार्टिंग हो सकता है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो पेयर बना सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा पेयर किसके साथ में बनेगा। कोई भी एक कॉम्बिनेशन ढूंढ लेंगे, फिर उसके हिसाब से क्या करेंगे, पूरा रीअरेंजमेंट चेक कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, मोस्ट एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट येट होल्डिंग द की। अब यहाँ पे की बोला है, द की, अब किसकी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सी के साथ में आपका यहाँ पे किसका पैर बन सकता है, ठीक है ना। द की किसकी, द मोस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट येट होल्डिंग द की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आपका सेंटेंस कौन सा है, ये फ्रेज आपका बी। तो बी के साथ में क्या बन सकता है आपका, तो अगर यहाँ पे देखें की विस्पर्स, देखिए ये नाउन है, इसके बाद में क्या आ सकता है आपका, ठीक है ना, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है या फिर क्या आ सकता है, कोई प्रेपोजिशन आ सकता है आपका यहाँ पे। तो अगर बात करें बी की, तो क्या बी के बाद में आपका यहाँ पे ए आ सकता है, द की टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स डीपेस्ट सीक्रेट, यानी कि ये जो की है समझने में यूनिवर्स का सबसे डीपेस्ट सीक्रेट, यानी कि सबसे जो गहरा सीक्रेट है उसको सीखने की क्या है, चाबी है, ठीक है ना। उसको अभी तक क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो क्या बी और ए का पेयर बन सकता है, ठीक है ना। अगर बी को लेके अपन ने ए बी सी डी सब चेक करते हैं, तो ए लिया अपन ने यहाँ पे, तो बी के बाद में ए है, जो आपका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है ना। तो जब बी के बाद में ए आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी आपका ए नहीं होगा, तो कौन सा होगा, डी। जब डी होगा तो ये दो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जब बी के बाद में ए है तो यहाँ पे सी में नहीं है, अब बचे अपने पास में सिर्फ दो। अब यहाँ पे देखिए डी के बाद में अगर बी आएगा या ई आएगा, तो एक बार रीड कर देते हैं। विद इन द वास्ट कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड बोलते हैं उसको। डार्क मैटर रिमेन्स, तो जो डार्क मैटर है वो रिमेन्स है आपके, यानी कि बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो रिमेन्स यहाँ पे मोस्ट एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे डार्क मैटर की बात कर रहा है और यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट की बात शुरू हो गई है। और ई में बात करें एग एन एनकमेटिक स्पेक्टर इट्स इंक्लूसिव प्रेजेंस लाइक द, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें जो आपके डार्क मैटर है क्या बन गए हैं, एक रहस्यमयी रिमेन्स, वो बन गए हैं एनग्मेटिक स्पेक्टर, एक रहस्यमयी आपका यहाँ पे स्पेक्टर बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एकदम सही लग रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द एक्सक्लूसिव प्रेजेंट लाइक द, यानी कि ई के बाद में क्या आया है, आर्टिकल आया है, यानी कि इसके बाद में कोई ना कोई क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो ई के बाद में क्या है, यहाँ पे सी है। तो लाइक द विस्पर्स ऑफ कॉस्मिक मिस्ट्रीज, तो एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे। तो कौन सा होगा, ई, फिर सी आएगा और लास्ट में क्या आएगा, बी और ए आएगा। तो लैंग्वेज थोड़ी आपकी क्या है, टफ है, पर कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। पहले अगर आप देख लो पैर मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका लास्ट ऑप्शन है कि आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ई सी बी ए कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका क्या बन रहा है, एकदम मीनिंगफुल बन रहा है। अब इसको एक बार अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। विद इन द वास्ट कॉस्मोस डार्क मैटर रिमेन्स एन एनिग्मेटिक स्पेक्टर इट्स इल्यूसिव प्रेजेंट लाइक द विस्पर्स ऑफ कॉस्मिक मिस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये जो अपना इतना बड़ा विशाल क्या है, यूनिवर्स है, बहुत ही बड़ा जो यूनिवर्स है, उसमें डार्क मैटर है, एक बहुत ही रहस्यमय स्पेक्टर बना हुआ है, ठीक है ना। एक तरह से भूत बोल सकते हैं उसको, ये बना हुआ है। और जो इसके इल्यूसिव प्रेजेंस है, इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, जो भ्रम में रखे आपको, यानी कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं, मायावी, जादुई, इल्यूसिव, ठीक है ना। तो एक आपका यहाँ पे बोला गया है कि जो इट्स के जो यहाँ पे इल्यूसिव प्रेजेंस है, ठीक है ना, किसकी तरह, लाइक द विस्पर्स ऑफ कॉस्मिक मिस्ट्रीज, यानी कि विस्पर का मतलब क्या होता है, जो अपन धीरे धीरे फुसफुसा के बात करते हैं किसी कान में, उस तरह को बोलते हैं। तो ये क्या है, उस तरह से जैसे विस्पर्स कर रहे हैं आपके, फुसफुसा रहे हैं कॉस्मिक मिस्ट्रीज, यानी कि जो ब्रह्मांड है उसके जो ये आपके रहस्य है उनकी बात कर रहा है, ठीक है ना। इल्यूडिंग इवन द फिर आगे क्या आएगा आपका, सी के बाद में बी आएगा, द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि सबसे जो एडवांस वैज्ञानिक उपकरणों की पकड़ से भी दूर है, यहाँ पे ये मिस्ट्रीज की बात की जा रही है। येट होल्डिंग द की, जो अभी तक आपका यहाँ पे क्या है, इसके पास अभी होल्ड है, यानी कि पकड़े रखा है, किसका, समझने का, यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट को समझने का अभी तक यहाँ पे क्या है, जो चाबी है उसको पकड़ के रखा है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो एक बार पहले रीड कर देते इसको भी। तो इसके भी देखिए स्टार्टिंग है ए या डी, तो देख लेंगे अपन क्या होगा। इन द midst of the chaotic urban landscape, design that defied gravity, amplifying the promising to reshape the city's skyline for generations to come, the visionary architect conceived a revolutionary skyscraper marriage of aesthetics and engineering powers and ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, 5 ब्लैंक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है ए में कि इन द मिड्स ऑफ द कैओटिक अर्बन लैंडस्केप, ठीक है ना, और डी में बोला है द विजनरी आर्किटेक्ट कंसीव्ड ए रेवोल्यूशनरी स्काईस्क्रैपर, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन डी को रीड करते हैं तो डी का क्या लग रहा है अपने को, यहाँ पे लग रहा है कि स्टार्टिंग हो सकता है, पर ए भी हो सकता है। यहाँ पे अपन इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे पैर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो किसको ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डिजाइन डेट डिफाइन ग्रेविटी एक्सेम्पलीफाई द, अब द के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे द है, तो देखिए यहाँ पे नाउन किस में है। अगर यहाँ पे ए की बात करें तो नाउन नहीं है, यहाँ पे प्रपोजिशन दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी, सी की, तो देखिए यहाँ पे सी में आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि बात कर रहा है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव की या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी आपका नाउन नहीं है। डी में तो आपका पहले ही द लगा है, तो दो द एक साथ में नहीं आ सकते हैं। और ई में बोला है मैरिज, तो मैरिज भी एक तरह से क्या होता है, नाउन होता है, द मैरिज ऑफ एस्थेटिक्स। तो इसका मतलब अगर अपन देखें तो बी के बाद में कौन आएगा, आपका ई आएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसकी भी हेल्प लेनी है आपको। सब कुछ आपको यहाँ पे क्या करना है, साथ में लेके चलना है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं। तो इसका मतलब अपने को पता चला है कि बी के बाद में क्या आएगा, ई। अब यहाँ पे देख लेते बी के बाद में ई कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे तो उल्टा है, ये नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है। अब बी के बाद में ई, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो सारे आपके पार्ट क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और सिर्फ बचा कौन सा है, बी। तो एक बार इसको रीड कर देते हैं अपन, और फिर देखते हैं क्या पता आपका सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बोल रहा है, ए। तो ए में बोला है इन द मिड्स ऑफ द कैओटिक अर्बन लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे जो अव्यवस्थित शहरी परिदृश्य से, कैओटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उथल पुथल करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो अर्बन लैंडस्केप है, यानी कि जो आपका यहाँ पे अस्त व्यस्त करने वाला जो दृश्य है, अर्बन का मतलब किसका, शहर का, क्योंकि शहर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो उस शहर की भीड़ भाड़ का नज़ारा देखते हुए इसके बीच में, मिड्स का मतलब क्या होता है, इसके बीच में ही आगे, तो ए है, ए के बाद में क्या आएगा, डी आएगा। तो आगे बोला है द विजनरी आर्किटेक्ट कंसीव्ड ए रेवोल्यूशनरी स्काईस्क्रैपर। तो यहाँ पे बोला है विजनरी, विजनरी का मतलब क्या होता है, जो दूर की चीज़ें भी देख सकता है, यानी कि आगे आने वाला फ्यूचर वगैरह है, इस तरह को विजनरी बोलते हैं। यानी कि जिसकी क्या होता है, पहले से प्रिडिक्ट कर देता है, अनुमान लगा देता है आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो विजनरी आर्किटेक्ट है, ठीक है ना, तो उस आर्किटेक्ट ने एक यहाँ पे कंसीव्ड किया है रेवोल्यूशनरी स्काईस्क्रैपर, यानी कि एक क्रांतिकारी स्काईस्क्रैपर। क्या होता है स्काईस्क्रैपर, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है, जैसे कि जो आसमान को छूने वाली होती है, ठीक है ना। तो उस बिल्डिंग का क्या किया है यहाँ पे, उसका डिज़ाइन बनाने की कल्पना की है उसने, ठीक है ना। अपने दिमाग में एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि मैं आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाऊंगा। डी के बाद में क्या आएगा आपका, डी के बाद में आएगा बी। तो द ए रेवोल्यूशनरी स्काईस्क्रैपर डिजाइन दैट डिफाइन ग्रेविटी, यानी कि जो क्या करेगा, आपका जो ग्रेविटी है उसको क्या करेगा, चुनौती देगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को नीचे की ओर खींचती है, लेकिन बिल्डिंग इतनी ऊंची होगी कि वो क्या करेगी, ग्रेविटी को यहाँ पे चुनौती देगी। एग्जाम्प्लीफाई द मैरिजेस ऑफ एस्थेटिक्स एंड इंजीनियरिंग पावर्स एंड
प्रोमिसिंग द रीशेप द सिटीज स्काई लाइन फॉर जनरेशन टू कम। ठीक है ना। आगे बोला है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैरिज ऑफ एस्थेटिक्स है, यानी कि जो सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं इसको, यानी कि जो सुंदरता होती है, ठीक है ना, तो उस सुंदरता और जो यहाँ पे आपका एस्थेटिक यानी कि जो इंजीनियरिंग कौशल के यहाँ पे मैरिज, मैरिज का मतलब क्या होता है, दोनों का मिलन, ठीक है ना, तो इन दोनों के मिलन से, ठीक है ना, किसके मिलन से, यहाँ पे बोला है कि जो आपका एम्प्लीफाई करेगा जो मैरिज ऑफ एस्थेटिक और इंजीनियरिंग का, यानी कि सुंदरता का, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इंजीनियरिंग है, उन दोनों का यहाँ पे मिलन होगा। ठीक है, दोनों आपके एक साथ में आएंगे, ठीक है ना, और साथ में बोला है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने रखेगा, और जो आने वाली पीढ़ियाँ है उसके लिए शहर के जो लैंडस्केप को यहाँ पे क्या देगा, नया आकार देगा। जो सिटी है उसके स्काई लाइन को, जनरेशन को आने वाली उनके लिए क्या करेगा, रीशेप करेगा, यहाँ पे फिर से पुनः आकार देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी के बाद में ई और लास्ट में क्या बचा आपका सी। तो इसके हिसाब से देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो देखते हैं इसको भी कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इन द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स द inconsequential policy change in one corner of the world can ripple through financial markets, triggering unforeseen consequences with far-reaching implications. Butterfly effect is ever present where a seemingly, ठीक है, ये रीड कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपके 5 ब्लैंक है, कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे वापस ए या डी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए में बोला है इन द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक है उसके जो बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो बहुत ही मुश्किल भरे उतार चढ़ाव है उसमें, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें बोला। और डी में देखिए ट्रिगरिंग अनफॉर्सिन कॉन्सिक्वेंसेज, ये कहीं बीच की बात लग रही है आपको, ठीक है ना, क्योंकि आईएनजी से शुरू हुआ है और कहीं बीच की बात बोल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका ए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्लॉज मिल गया अपने को ए, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट। अब ए के बाद में आपका या तो ई आएगा या डी आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए खत्म हो रहा है द से, द क्या है आपका नाउन है, तो नाउन के बाद में आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे द के बाद में आना चाहिए आपका नाउन। आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में द आपका नाउन चाहिए, तो नाउन है यहाँ पे देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ई में क्या है आपका बटरफ्लाई इफेक्ट है, क्या है, नाउन है, तो यानी कि ए के बाद में आपका क्या आना चाहिए, ई। तो ए के बाद में ई आना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट, और आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ए। तो यहाँ पे अपन रीड कर देते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव में द बटरफ्लाई इफेक्ट इज एवर प्रेजेंट, यानी कि जो बटरफ्लाई इफेक्ट है वो हमेशा मौजूद रहता है। वेयर ए सीमिंगली, वेयर ए सीमिंगली, उसके बाद में क्या आएगा, बी इनकॉन्सिक्वेंशनल पॉलिसी चेंज इन वन कॉर्नर। अब यहाँ पे आगे बोला है कि जहाँ दुनिया के एक कोने में यहाँ पे जो इनकॉन्सिक्वेंट, यानी कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अनइम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो महत्वहीन यहाँ पे पॉलिसी है, ठीक है ना, उसमें चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं एक कॉर्नर में। तो फिर आगे क्या है, बी के बाद में सी, तो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन रिपल थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट में क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपल, रिपल का मतलब क्या है, गिरावट, उतार चढ़ाव, यहाँ पे हलचल पैदा कर रहा है। लास्ट में क्या आएगा आपका डी, ट्रिगरिंग अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस विथ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। और साथ में बोला है कि जो यहाँ पे जो दूर के, बहुत दूर के इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग करने का मतलब क्या है, उसको उकसा रहा है, अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ऐसे परिणाम जो आपने कभी नहीं देखे हैं, ऐसे परिणामों को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है विथ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की भी हेल्प लेनी है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, पेयर बनाने का भी देखना है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको यहाँ पे रखनी है। तो सारी चीज़ें साथ में होगी तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14।
तो देखिए पहले अपन रीड करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है, ए ट्रोव ऑफ आर्टिफैक्ट, ट्रोव का मतलब क्या होता है आपका खजाना। तो एक खजाना है आर्टिफैक्ट का, यानी कि जो आपके पुराने चीज़ें होती है बहुत पुरानी, उनको आर्टिफैक्ट बोलते हैं अपन। तो उनका खजाना, उसमें क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ ए फॉरगॉटन एपिक। ठीक है ना, तो उसमें यहाँ पे फॉरगॉटन यानी कि भूले हुए, यहाँ पे एपिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोई पुराने आपके ग्रंथ वगैरह होते हैं उनको एपिक बोलते हैं। तो उनके फ्रेगमेंट यानी कि उनके क्या मिले, टुकड़ों की तरह यहाँ पे। ठीक है, एंशिएंट सिटाडेल, सिटाडेल क्या होता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे, बहुत ही ऊंची ऊंची जगहों पे क्या बनाते थे, किले बनाते थे, तो उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो एंशिएंट सिटाडेल का मतलब होता है जो पुराना किला या गढ़ बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो एंशिएंट सिटाडेल पुराना जो गढ़ था। आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ, तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने अनअर्थ का मतलब क्या क्या खोद के निकाला यहाँ पे। विस्पर्ड सीक्रेट ऑफ ए सिविलाइजेशन डेट हैड, यहाँ पे क्या कर रही थी, ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, उसके जो सीक्रेट थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे विस्पर्ड कर रहे थे, यानी कि फुसफुसा रहे थे आपके। एम्ड द लिबरेथियन कॉरिडोर्स ऑफ द, यहाँ पे बोला है कि कि जो यहाँ पे आपके कॉरिडोर्स हैं, यानी कि जो गलियारे हैं किसके, भूल भुलैया के। लिबरेथियन का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भूल भुलैया बोलते हैं अपन। तो भूल भुलैया के यहाँ पे जो गलियारे थे, वंस थ्राइव्ड इन स्प्लेंडेड ऑब्सक्योरिटी, यानी कि एक बार यहाँ पे शानदार, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शानदार यहाँ पे, और ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी अनक्लियर होती है। ठीक है ना, तो अनक्लियर है यहाँ पे, तो उसको बोला गया है यहाँ पे। ठीक है ना, और थ्राइव्ड का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, उत्पन्न लेना। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसे अपने को समझ में नहीं आया है, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ पैर बनाने का। तो स्टार्टिंग आपकी ए या डी से है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं वही अपना, जैसे कि डी, डी अगर देखें अपन यहाँ पे, एम्ड द लिबरेथियन कॉरिडोर्स ऑफ द, पीछे द आया, यानी कि आर्टिकल के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए आपका। तो डी के बाद में देखिए यहाँ पे ए नहीं आ सकता आपका, क्योंकि उसके खुद के आगे क्या लगा, आर्टिकल लगा है। एंशिएंट सिटाडेल, ये क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है, तो डी के बाद में बी आ सकता है। ठीक है ना, विस्पर्ड सीक्रेट ऑफ ए सिविलाइजेशन, अब यहाँ पे देखें अपन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या बन सकता है यहाँ पे, अगर मीनिंग के हिसाब से जाए तो यहाँ पे बोला था कि जो गलियारे थे भूल भुलैया वाले, उसके किसके थे ये, तो ये थे आपके किसके, एक पुराने किले के। ठीक है ना, तो जो गलियारे थे भूल भुलैया वाले, जो रास्ते थे, रास्ते बात कर रहे किसके थे, तो एंशिएंट सिटाडेल की बात कर रहा है, ना कि यहाँ पे जो सीक्रेट है सिविलाइजेशन के सीक्रेट की बात कर रहा है। क्योंकि सिविलाइजेशन के सीक्रेट उसके रास्ते नहीं होते हैं, रास्ते किसके होते हैं, जो पुराने किले होते हैं उनके रास्ते होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा डी के बाद में पैर किसका बन रहा, बी। अब डी के बाद में बी का पैर बन रहा है, तो कहाँ है आपका, यहाँ पे नी है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे नी है, सिर्फ यहाँ पे है। तो अपने को अपना आंसर क्या मिल गया, ई मिल गया, ई मिल गया। तो यहाँ पे देख लेते डी के बाद में बी, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो ये प्राचीन किला था, एंशिएंट जो आपका सिटाडेल है, इसके भूल भुलैया वाले जो रास्ते थे, कॉरिडोर थे, उनके बीच में यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे खोद के निकाल दी। ठीक है ना, खोद के निकाल दी। अब बी के बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पे ए, क्या खोद के निकाल दिए, जो पुराना आर्टिफैक्ट है, उनका खजाना है, जो उसको क्या कर दिया, खोद के निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब उसके अंदर क्या है, यहाँ पे उसके अंदर है जो भूले हुए जो आपके एपिक महाकाव्य है उनके टुकड़े। ठीक है ना, और साथ ही क्या मिला है आपको, ए के बाद में क्या आएगा, सी, साथ ही मिला है जो आपके यहाँ पे एक पुरानी सिविलाइजेशन है उसके सीक्रेट थे, वो क्या करते, फुसफुसाते हुए कह रहे थे। ठीक है ना, वंस थ्राइव्ड इन स्प्लेंडेड ऑब्सक्योरिटी, तो वो रहस्य फुसफुसा रहे थे जो कभी यहाँ पे बहुत ही शानदार, यहाँ पे अस्पष्टता में पनपी थी, यानी कि बहुत पहले जो आपकी सिविलाइजेशन है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे क्या हुई थी, आपकी यहाँ पे ग्रो हुई थी। उस सिविलाइजेशन के सीक्रेट यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि आओ और मेरे को ढूंढो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए लैंग्वेज टफ है, पर अपने को इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो यही ट्राई करना अपने को। आगे देखिए अपन मूव करते हैं 15 पे, तो रीड कीजिए इसको।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसमें भी रीड करते हैं अपन। यहाँ पे आपको बोला है ट्रांसकेंडलमेंट स्टेट वेयर द बाउंड्रीज symphony of sound and emotions between art and reality dissolved into an ethereal as the virtuoso paints gracefully traversed the chronotic scales the audience was transported into a, ठीक है ना। तो ये अपने रीड कर दिया। अब यहाँ पे अगेन आपका जो स्टार्टिंग होगा कहाँ से होगा, ए या डी से। अब यहाँ पे अपन दोनों देख लेते हैं कि ए से होगा या डी से होगा। तो ए में आपका बोला है यहाँ पे कि ये जो ट्रांसकेंडल स्टेट है, जहाँ इस स्टेट में क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है, ठीक है ना, जो बाउंड्रीज होती है यहाँ पे ये बोला है। और डी में बोला है एज द वर्टियोसो पेंट ग्रेसफुली ट्रेवेस द, यानी कि डी में बोला है कि जो आपका यहाँ पे गुणी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो गुणवान आपका, ठीक है ना, जो पियानो वादक था, यानी कि जो पियानो बजाने वाले ने सुंदर ढंग से, बहुत ही ग्रेसफुली, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो डी के बाद में अगेन क्या है आपका, द है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, नाउन आना चाहिए। तो इसने यहाँ पे बोला है कि बहुत ही सुंदर तरीके से पियानो वादक ने क्या किया है। अब कुछ ना कुछ तो क्या होगा, पियानो क्या करते हैं अपन, बजाते हैं। तो पियानो बजाते हैं यहाँ पे, तो इसी तरह से आपका यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे क्या हो आपका यहाँ पे संगीत, यानी कि आवाज़ है, स्केल है, क्योंकि गाने में यही काम आता है आपके। तो संगीत या आवाज़ या कोई उसकी धुन, उसके हिसाब से ऐसा कोई आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन सकता है आपका, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो सकता है आपका, तो यहाँ पे देखिए द के बाद में नाउन है। तो ई में बात की गई है आपकी यहाँ पे क्रोमेटिक स्केल्स द ऑडियंस वाज ट्रांसपोर्टेड इनटू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ई में बोला है कि यहाँ पे एक क्रोमेटिक स्केल, यानी कि एक बहुत ही रंगीन आपका यहाँ पे स्केल पे जो दर्शकों को लेके जा रहा था, कहाँ पे, अब कहीं पे एक जगह पे लेके जा रहा था, वापस ए आया है, तो कहाँ पे लेके गया था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लेके जाएगा आपको, ये लेके जाएगा बिटवीन, बिटवीन यानी कि किन के बीच में लेके गया, आर्ट और रियलिटी के बीच में। यानी कि जब आपने उस गाने को सुना तो आप क्या हो गए, खो गए, यहाँ पे किसी और दुनिया में पहुँच गए थे, यही बोल रहा है। तो ये आपको लेके गया था किस में, बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी डिजोल्व इनटू एन एथरल, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अभी अपने को समझ में आया है यहाँ पे कि ई के बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है ना। ई के बाद में क्या आएगा, सी आएगा। अब डी के बाद में ई आ सकता है, तो देख लेते हैं ई के बाद में सी कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे ए के बाद में डी आ सकता है। ए में तो बोला है आपका यहाँ पे कि जो ये आपका ट्रांसकेंडल स्टेट है, जहाँ पे जो बाउंड्रीज है, और यहाँ पे डी में क्या कर दी है, पियानो वादक की बात कर दी है। क्या दोनों सेंस बने हैं, नहीं बने हैं, ठीक है ना। क्योंकि डी में तो आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि एक पियानो वादक है जो पियानो बजा रहा है। अब पियानो बजा रहा है तो वहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा आपका, डी होगा। तो डी है, तो डी के बाद में तो यानी कि ए वाला कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो डी ई सी। अब यहाँ पे अपन रेड करके देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या बनेगा। तो आपको यहाँ पे बोला है कि एक आपका बहुत ही प्रतिभाशाली, ग्रेसफुल, ठीक है ना, पियानो वादक ने बहुत ही सुंदर स्केल पे, क्रोमेटिक स्केल, सुंदर स्केल पे क्या किया है, यहाँ पे आपका स्केल पे उसने क्या किया है, यहाँ पे शुरू किया है अपना डांस है, जो नृत्य है जो शुरू किया। तो यहाँ पे आपका उसने जैसे ही पियानो बजाना वगैरह शुरू किया, यहाँ पे जो भी उसका काम था शुरू किया है, तो जो ऑडियंस है ट्रांसपोर्टेड, वो चली गई थी, ठीक है ना। तो वो पहुँच गई थी, चली गई थी, कहाँ पे चली गई थी, वो आपका आर्ट और रियलिटी, यानी कि कला और जो रियलिटी यानी कि वास्तविकता है, उसके बीच में चली गई थी, यानी कि उसके बीच में खो गई थी, इनटू एन एथरनियल। तो यहाँ पे सी के बाद में क्या आएगा, सी के बाद में आएगा आपका बी, सिम्फोनी ऑफ साउंड, यानी कि जो यहाँ पे आपका आर्ट और रियलिटी है, उनके बीच में जो यहाँ पे उनके बीच की जो बाउंड्रीज है, ठीक है ना,
तो उसमें जो सिम्फनी ऑफ साउंड एंड इमोशन, यानी कि जो उसकी मधुर आवाज़ है और जो इमोशन है यानी कि जो भावनाएं हैं उनके बीच की जो स्टेट में पहुंच गए थे वहाँ पे, जहाँ पे बाउंड्रीज है जो आपकी क्या नहीं है, कोई काम नहीं आती है, तो वहाँ पे जाके क्या हो गए थे, वो खो गए थे इस तरह से। ठीक है ना, तो ये बात की गई है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो भी आपके म्यूजिशियन है वो इस तरह की दुनिया गाना बजाते हैं तो बहुत बार आप क्या करते हो, खो जाते हो उसमें। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे की गई है। तो लैंग्वेज इसकी भी टफ है क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है तो लैंग्वेज टफ होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना, पहले पेयर बने तो बना देना है, फिर ऑप्शन चेक कर देना है। तो यही एक तरीका है आपका इसको करने का। आगे देखिए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पे बोला गया है, तो देखिए, हार्नेस द इल्यूसिव पावर ऑफ एंथैंगलमेंट टू, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो उलझन की, ठीक है ना, जो उलझन की यहाँ पे बहुत ही एल्यूसिव करने का मतलब क्या होता है, मायावी जो शक्ति है उसका उपयोग इन द रियल्म ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग वेयर। तो बी में बोला है कि क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके यहाँ पे क्षेत्र में जहाँ पे अनलॉक अनप्रेसिडेंटेड कंप्यूटेशनल, जहाँ पे यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड यानी कि ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई हैं, ऐसी संभावना को कंप्यूटेशनल को क्या करना है, खोलना है। अनलॉक करने का मतलब क्या होता है, खोलना, तो रहस्य को खोलना है, ऐसी चीज़ों की बात की गई है। कन्वेंशनल रूल्स नो लॉन्गर अप्लाई, रिसर्चर्स स्ट्राइव टू, यहाँ पे बोला गया है आपको कि जो यहाँ पे कन्वेंशनल रूल है यानी कि परंपराओं से जो नियम चले आ रहे हैं वो अभी यहाँ पे आपके अप्लाई नहीं होंगे। और जो रिसर्चर्स है, ठीक है ना, स्ट्राइव टू कैपेबिलिटीज दैट डिफाई क्लासिकल लिमिटेशन, यहाँ पे बोला गया है आपको कि कैपेबिलिटीज यानी कि ऐसी क्षमताओं के लिए प्रयास कर रहे हैं जो आपकी यहाँ पे क्लासिकल लिमिटेशन है उसको क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो अगेन आपके यहाँ पे क्या है, 5 ब्लैंक है। अब देखिए इसमें आपका ए बी और डी 3 आ गए हैं, तो तीनों से अब आपका कहाँ से शुरू हो सकता है तो वो देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए ए में तो कहीं बीच की बात की गई है आपकी कि उलझन की यहाँ पे बात की गई है कि कहीं आप उलझ गए हो किसी पावर में। ठीक है ना, ठीक है, तो ए से तो आपका कभी स्टार्टिंग होगा नहीं। अब बी में देखो तो इन द रियल्म ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे आपको बोला है क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये जो बात की जा रही है कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग की जा रही है। इसका मतलब बी है जो आपका स्टार्टिंग होगा। ठीक है ना, अब बी होगा तो डी वाले कट जाएंगे। अब बी के बाद में या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा, डी आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे ए को रीड करते हैं तो आपको बोला कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र है जहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए वेयर लिखा है, वेयर लिखा है, वेयर लिखा है, इसका मतलब क्या करेगा, यहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में, इस रियल्म के बारे में बात की जाएगी कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इससे क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आपके पावर की बात की जा रही है कि एक ऐसी पावर है आपकी जो क्या करती है, उलझन लेके आती है। ठीक है, और डी में बोला है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो बहुत ही पुराने आपके जो पारंपरिक परंपराओं से जो नियम चल रहे हैं वो अब आपके यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे देखें वेयर कन्वेंशनल रूल्स नो लॉन्गर अप्लाई, यानी कि आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो पुराने आपके ज़माने से जो नियम चलते आ रहे हैं वो इस पर नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब बी के बाद में क्या आएगा, आपका डी आएगा। तो डी आपका क्या बन रहा है, एकदम करेक्ट पेयर बन रहा है। तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर मिल गया अपने को क्या, ई। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपन इसको रेट कर देंगे और देखेंगे कि अपना आंसर है जो सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके क्षेत्र में जहाँ पे आपकी जो परंपरा से चलते आ रहे जो नियम है, जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होती है, और जो रिसर्च है स्ट्राइव टू, अब स्ट्राइव टू है तो डी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा। तो स्ट्राइव टू हार्नेस द इल्यूसिव पावर ऑफ एंथैंगलमेंट टू, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे रिसर्चर्स है, ठीक है ना, वो आपके
यहाँ पे क्या करता है, जो कंप्यूटेशनल क्षमता है उसको क्या करते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे आपका क्या करते हैं, अनलॉक करने का, सी की बात हो रही है तो अनलॉक करने की यहाँ पे ऐसी कंप्यूटेशनल आपकी कैपेबिलिटीज़ को, तो लास्ट में क्या आएगा आपका ई आएगा, उसको अनलॉक करने की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रही है, तो अनलॉक करते हैं जैसे ही, तो वैसे क्या होती है, उलझन की यहाँ पे जो आपकी इल्यूसिव पावर है, हार्नेस की जो इल्यूसिव पावर है वो क्या करती है, उसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जो क्या करती है आपकी यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे जो क्लासिकल लिमिटेशन है उसकी पावर को क्या करती है, यहाँ पे चैलेंजेस देती है, उसको चुनौती देती है। तो ये था इसका मतलब, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो लैंग्वेज टफ है पर अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 17 में क्या बोला है आपको, ऑफ जियोपॉलिटिक्स द सीजन्ड डिप्लोमेट, यानी कि जो जियोपॉलिटिक्स है आपकी यहाँ पे क्या है, एक अनुभवी, ठीक है ना, डिप्लोमेट है, ठीक है, सीकिंग टू फॉरगिव ए बाइलिटरल अकॉर्ड डेट वुड। तो यहाँ पे बोला है कि जो बाइलिटरल का मतलब क्या होता है, जो द्विपक्षीय होता है, दोनों पक्षों की ओर जाता है, तो उस तरह का जो आपका अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, समझौता। तो एक आपका बाइलेटरल यहाँ पे समझौते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एडेप्टिवली नेविगेटेड द डेलिकेट नेगोशिएशन, आगे बोला है कि जो आपकी यहाँ पे क्या करेगा, नेविगेट करेगा जो नेगोशिएशन है उसको, यानी कि जो बातचीत है उसको क्या करेगा यहाँ पे, बहुत ही एडेप्टिवली, यानी कि कुशलता से। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कुशलता से, सक्षमता से क्या करेगा, इसको आपका बातचीत को यहाँ पे नेगोशिएट करेगा, यानी कि संचालित करेगा। कॉग्निजेंट ऑफ द इंट्रिकेट इंटरप्ले, यानी कि जो जटिल, यानी कि बहुत ही जो मुश्किल, जो बहुत ही आपके यहाँ पे समस्या से भरे यहाँ पे जो रिलेशन है, इंटरप्ले, इंट्रिकेट इंटरप्ले, यानी कि जो अंतर संबंध है, यानी कि जो रिलेशन है उनके, उनसे जो क्या है, परिचित करेंगे, उनको समझेंगे। हेराल्ड ए न्यू एरा ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसके नए युग की शुरुआत करेगा, ठीक है ना, ये इसके मीनिंग थे। अब 5 ब्लैंक है आपके यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो वापस देखो शुरू कहाँ से होगा, ए बी या डी से, तो देख लीजिए आपका कहाँ से शुरू होगा। तो देखिए ए में तो बात की गई है आपकी यहाँ पे कि ऑफ जियोपॉलिटिक्स द सीजन डिप्लोमेट, ये तो कई बात बीच की बात की जा रही है कि वो जो आपके डिप्लोमेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनुभवी है, ठीक है। तो ए तो आपका शुरू होगा नहीं। अब यहाँ पे बी में देखते हैं कि सीकिंग टू फॉरगो ए बाइलेटरल अकॉर्ड डेट वुड, यानी कि यहाँ पे दोनों तरह के यहाँ पे समझौते करने की बात की जा रही है। अब कौन कर रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, कहीं बीच की बात है। अब डी को रीड कर देते हैं अपन, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो डी में बोला है कॉग्निजेंट ऑफ द इंट्रिकेट इंटरप्ले, यानी कि यहाँ पे जो क्या हो रहे हैं, बहुत ही जटिल, इनके बीच में जो रिलेशन है, अंतर संबंध है, उनसे परिचित, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, क्या पता डी लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं डी के पैर बना के, ठीक है, तो पैर बना के देख लेते हैं। तो इंटरप्ले, यहाँ पे जो बीच में रिलेशन की बात की गई है, तो डी के बाद में क्या आ सकता है आपका, ए या ई, ठीक है ना। तो इंटरप्ले, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो किन के बीच की संबंधों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, किन के बीच की संबंधों की बात की जा रही है। तो इंटरप्ले, अब अगर ए देखे ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना, या फिर हेराल्ड ए न्यू एरा, तो ई में तो आपके यहाँ पे क्या, एक नए दौर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन की बात की जा रही है, तो किन के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के बीच के रिलेशन की बात की जा रही है। तो डी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि डी के बाद में ए किस में है, बी में है, तो इसको रीड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है आपको कि जो यहाँ पे आपका कॉग्निजेंट ऑफ द इंट्रिकेट इंटरप्ले ऑफ जियोपॉलिटिक्स
द सीजन्ड डिप्लोमेट। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपके यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है ना, तो उनके यहाँ पे बहुत ही जटिल, बहुत ही जो मुश्किल है आपकी अंतर्क्रियाओं से परिचित है, ठीक है ना। उनके जो यहाँ पे मुश्किल अंदर भरी जो उनकी अंतर्क्रिया है, यानी कि जो वो आपके यहाँ पे इंटरप्ले करते हैं, तो उनसे क्या है, परिचित है, यानी कि उनको भलीभांति जानते हैं। तो यहाँ पे जो सीजन्ड डिप्लोमेट है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी आपका डिप्लोमेट है, तो DA, उसके बाद में क्या आएगा, C। तो उन्होंने क्या किया है, एडेप्टली नेविगेट द डेलिकेट नेगोशिएशन। तो इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे ये डिप्लोमेट, इन्होंने क्या किया, बहुत ही कुशलता के साथ में जो बातचीत थी, जो नेगोशिएशन था, उसको क्या किया यहाँ पे, पूरी बात की अच्छे से, ठीक है ना, एकदम सही लग रहा है आपको। उसके बाद में क्या आएगा आपका, B आएगा। फिर आगे लग रहा था आपको सीकिंग टू फॉरगेट ए बायलिटरल अकॉर्ड डेट वुड, यानी कि आगे बोला है कि यहाँ पे साथ ही इन्होंने क्या किया है, बातचीत तो की है, साथ ही ऐसा आपको यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने जो एक द्विपक्षीय यहाँ पे आपका समझौता है, उसको करने का यहाँ पे प्रयास किया है। डेट वुड वो क्या करेगा, एक नए आपका एरा, एक नए दौर लेके आएगा, किसके बीच में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच में। तो यहाँ पे ई बन जाएगा, यानी कि एकदम आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट मीनिंग बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा आपका यहाँ पे, बी वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो रीड करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोला है आपको, रिसर्चर्स आर ऑन ए relentless quest to simulate human, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो रिसर्चर्स है वो जो ह्यूमन है उसकी नकल करने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही हद से ज़्यादा यहाँ पे बिना थके हुए क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंट्रेंस्ड इन द इंट्रिकेसीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जो यहाँ पे बहुत ही जो पेचीदगियाँ है, जो बहुत ही यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो अपने को समझ में नहीं आ रही, उसमें उलझे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बोला है इन एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सी में बोला है आपका यहाँ पे कि आपका उस दौर में जहाँ पे आपकी अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी कि ऐसे ऐसे आपके टेक्नोलॉजी के आपके एडवांसमेंट है जो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे पहले कभी नहीं देखे थे, उस दौर की बात की जा रही है। ओनली मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस बट ऑल्सो ट्रांसेंड इट अशरिंग। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका केवल, ठीक है ना, ओनली जो मिमिक ह्यूमन है, ठीक है ना, तो मिमिक का मतलब क्या होता है, नकल करने वाला। तो जो मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, बल्कि इसे आल्सो ट्रांसेंड इट अनेशिंग, वो क्या करेगा, इसका नकल करेगा, बल्कि इसे पार भी करते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका अरेंज नहीं है इसके लिए, तो अपन बस समझने का ट्राई कर रहे हैं ताकि कुछ लिंक मिल जाए। कॉग्निटिव प्रोसेस स्ट्राइव टू क्रिएट एल्गोरिथम डेट कैन नॉट। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपके यहाँ पे, ठीक है ना, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है स्ट्राइव टू क्रिएट, वो क्रिएट करना चाहती है एल्गोरिथम डेट कैन नॉट, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ पेयर बनाना है, ट्राई करना है कहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। 5 ब्लैंक दे रखे हैं यहाँ पे, तो वापस शुरू कहाँ से होंगे, A B या D से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कहाँ से शुरू हो सकते हैं आपके। तो देखिए ए में बात की गई रिसर्चर्स आर ऑन ए रिलेंटलेस। अब देखिए रिसर्चर्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बीच की बात लग रही है, ठीक है ना। कहीं स्टार्टेड होता आपका, स्टार्टिंग वगैरह होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, द रिसर्चर्स, इस तरह से यहाँ पे क्या करता, आर्टिकल लग जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ए से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका। फिर बी में देखिए इंटरेस्ट इन द इंटरकेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी पेचीदगियाँ, उसकी जो यहाँ पे जो बहुत सारी बातें हैं उसमें उलझे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर डी में बोला है आपको ओनली मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंट बट आल्सो। अब यहाँ पे देखिए बट आल्सो है, तो इससे पहले कोई दूसरी बात आनी चाहिए थी ना, तो डी आपका नहीं होगा। तो डी नहीं होगा तो इसका मतलब ए भी नहीं होगा, तो क्या बचा आपका, सिर्फ बी बचा है, यानी कि बी है जो आपका स्टार्टिंग हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए
अब कौन उलझे हुए, बी में बोला है कि कोई उलझे हुए है, तो बी के बाद में क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो बी के बाद में क्या आ सकता है आपका, उलझे हुए कौन है, तो यहाँ पे बोला है कि उलझे हुए हैं आपके रिसर्चर्स। कौन उलझे हुए हैं, रिसर्चर्स उलझे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी उलझने की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, तो पर्सन यहाँ पे कहाँ किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो बी के बाद में क्या आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो एआई की जो यहाँ पे जो मुश्किल भरी बातें उसमें उलझे हुए यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, वो आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपकी जो मानव ह्यूमन जो भी आपके यहाँ पे काम करता है उसकी नकल करने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके काम करने के नकल करने के यहाँ पे जो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से अपन कुछ बना दें कि ह्यूमन जिस तरह से काम करता है उसके हम नकल कर देंगे। फिर क्या आएगा आपका, तो ये तो कट हो गया, फिर आएगा ई। फिर बोला है कॉग्निटिव प्रोसेस स्ट्राइव टू क्रिएट एल्गोरिथम डेट कैन नॉट। तो यहाँ पे बोला है कि उस खोज में लगे हुए हैं और ऐसे एल्गोरिथम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो न केवल, ठीक है ना, कैन नॉट, जो न केवल क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या आएगा, ई। ई के बाद में आएगा आपका डी, जो न केवल क्या करेंगे, मिमिक करेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस को, यानी कि जो आदमी की बौद्धिक क्षमता है, समझने की क्षमता है, सिर्फ उसकी नकल नहीं करेंगे, साथ ही क्या करेंगे, ट्रांसेंड इट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उससे आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा एआई क्या है, अभी तो इंसानों से भी आगे निकल गया है, क्योंकि जो काम अपन नहीं कर सकते वो भी है जो एआई आपका आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो यही बोला है कि सिर्फ वो मानव की, यानी कि जो ह्यूमन करते हैं उसकी मिमिक्री नहीं करेगा बल्कि उससे आगे निकल जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे सी आएगा। तो बोला है और क्या करेगा, इन एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और यहाँ पे आगे बोला है कि उससे आगे बढ़ सके, जिससे यहाँ पे एक ऐसा आपका युग, एक ऐसा दौर बनाएगा जिसमें आपकी सोची भी नहीं थी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के आपके यहाँ पे क्या बनेंगे, साधन बन जाएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देखते हैं और समझते हैं इसको भी, इसमें क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे देर एनविड्योर अकेन टू अनअर्थिंग हिडन। तो यहाँ पे बोला है कि उनके जो प्रयास है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके जो जीवन में छिपे हुए जो आपके यहाँ पे अध्याय है उनको खोदने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर्स इन द अर्थ एंसेंट एंड अनरिटन बायोग्राफी, यानी कि जो वो चैप्टर जो अर्थ के, जो अपनी अर्थ है उसके पुराने और अनरिटन बायोग्राफी, यानी कि जो लिखे हुए नहीं है, जो किसी को पता ही नहीं है, ऐसी बायोग्राफी को साइंटिस्ट एम्बार्क ऑन एक्सपेडिशन टू डिस्कवर न्यू स्पीसीज। तो साइंटिस्ट हैं आपके क्या कर रहे हैं, एक नई स्पीसीज की खोज करने के अभियान पर निकल पड़े हैं, ठीक है ना, डिस्कवरी पर निकल पड़े एक नई स्पीसीज की। आगे डीप इन द हार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेयर। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डीप, डीप का मतलब उसकी गहराई में जाते हुए, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी टीम्स एंड द वेरी एयर हम्स विथ लाइफ। तो वहाँ पे क्या है, आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, पूरी भरपूर है, भरी हुई पड़ी है, यानी कि बहुत ही अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। और जो एयर है, ठीक है ना, वेरी एयर हम्स विथ लाइफ, और जो हवा है वो जीवन से भरी हुई है पूरी, यानी कि एकदम साफ हवा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन वापस, कितने ब्लैंक दे रखे हैं आपको, 5 ब्लैंक दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे पैर बनाएंगे अपन और देखेंगे क्या हो सकता है। तो आपने रीड किया है हमने और यहाँ पे आपने समझा है, ठीक है। तो डी में अपन ने रीड किया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे अभी वहाँ पे यानी कि इस जगह की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या मिला अपने को। तो क्या मिला अपने को, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी मिली है और हवा ऐसी मिली है जो क्या है, जीवन से भरी हुई है। तो आपको रीड करके पता चला डी के बाद में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। अब डी के बाद में ई आना चाहिए, पहले तो उनको एलिमिनेट कर देते जिसमें नी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू कर रहा ए से, देयर। अब देयर कौन है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो यानी कि सी से नहीं होगा, तो आंसर क्या मिल गया अपने को, डी। तो आपका शुरू होगा कहाँ से, डी और ई से,
ठीक है। अब यहाँ पे अपन रीड कर देते हैं इसको, क्या क्या आपका हो सकता है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर भी क्लास ले रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास में है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, आपको इतना बोल दें। अब ई के बाद में क्या आएगा, ई के बाद में आएगा सी। साइंटिस्ट एम्बार्क ऑन एक्सपेडिशनल टू डिस्कवरी न्यू स्पीसीज, यानी कि इस फॉरेस्ट में जहाँ पे आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी और बहुत ही अच्छी हवा मिल रही है, इसके अंदर साइंटिस्ट गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, एक नई स्पीसीज की खोज करेंगे, ठीक है ना। आगे आपको और क्या बोला है, तो आगे बोला है सी के बाद में आएगा आपका ए। अब यहाँ पे देर देर किसके लिए है, साइंटिस्ट के लिए। एनविडियोर एकीन टू अनरिथन हिडन, ठीक है ना। तो आगे बोला है कि उनका प्रयास, उनका किनका, जो आपके साइंटिस्ट है उनका प्रयास है कि पृथ्वी की जो बहुत ही आपके यहाँ पे जो प्राचीन, और जो लास्ट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो जो अर्थ की बहुत ही प्राचीन और अभी लिखी नहीं गई है ऐसे ऐसे, यानी जो चीज़ें नहीं मिली है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उनको क्या करना है यहाँ पे, ढूंढना है, और उनको क्या करना है, लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाना है। तो ये इसका अर्थ बनेगा और आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको भी देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है आंसर। तो देखिए यहाँ पे, एज द सिम्फनी कंडक्ट राइट देयर बैटर द ऑर्केस्ट्रा। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि जब सिम्फनी कंडक्टर ने अपना डंडा उठाया, रेस्ड, रेट का मतलब उठाना, बैटन, बैटन यानी कि जिससे वो ऑर्केस्ट्रा में क्या करता है, एक लकड़ी से आपका गाइड करता है, उस डंडे को उठाया, तो ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अराउंड द वर्ल्ड एम्बार्क्ड ऑन ए म्यूजिकल ओडेसी, यानी कि दुनिया भर में एक संगीतमय यात्रा का यहाँ पे निकल पड़ा है, ठीक है ना। कुछ होगा, कंसिस्टिंग ऑफ वर्टियोस म्यूजिशियन फ्रॉम, तो सी में बोला है यहाँ पे दुनिया भर के जो बहुत ही प्रतिभाशाली आपके यहाँ पे म्यूजिशियन उसमें शामिल थे। दैट ट्रांसेंडेंट लैंग्वेज यूनिटिंग द ऑडियंस इन ए, तो यहाँ पे बोला है उन्होंने जो लैंग्वेज है उससे परे, यानी कि लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती है, उन्होंने ऑडियंस को यूनिटिंग, यूनिटिंग का मतलब क्या कर दिया, एक कर दिया उन्होंने। हारमोनियस जर्नी थ्रू द डीप डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, यानी कि जो आपके सुनने वाले थे उनके यहाँ पे जो हारमोनियस जर्नी, उनकी जो आपकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मधुर जर्नी थी, ठीक है ना, उसके द्वारा गहराई से उनके ह्यूमन के इमोशन को क्या कर दिया, उन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे। तो 5 ब्लैंक है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ से शुरू हो सकता है आपका, वापस आपका ए, बी और डी से। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला है कि एज द सिम्फनी कंडक्टर, यानी कि जैसे ही जो आपका सिम्फनी कंडक्टर है उसने क्या किया, अपना यहाँ पे क्या कर दिया, उसने अपना डंडा उठाया, तो द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए हो सकता है, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि बी में तो कहीं बीच की बात हो रही है, तो दुनिया के अराउंड द वर्ल्ड, कौन क्या कैसे अपने को समझ में नहीं आ रहा, बी से तो होगा ही नहीं। डी में बोला है डेट, डेट ट्रांजेस्ट, अब यहाँ पे ट्रांजेस्ट लैंग्वेज, ये भी बीच की बात कर रहा है, डी से भी नहीं होगा, तो पीछे बचा क्या, ए ही बचा है, तो यही आंसर होगा, यानी कि पहले तो आएगा ए, यानी कि जो ऑर्केस्ट्रा है, अब क्या आएगा, सी आएगा, द ऑर्केस्ट्रा कंसिस्टिंग ऑफ वर्चुअस म्यूजियम फ्रॉम, अब फ्रॉम है, यानी कि ये जो म्यूजिशियन है ये कहाँ से आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे ही सिम्फनी कंडक्टर ने अपना जो बैटन उठाया, तो ऑर्केस्ट्रा, अब उस ऑर्केस्ट्रा में क्या है, जिसमें दुनिया भर के बहुत ही प्रतिभाशाली आपके क्या है, सिंगर भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बोला गया है दुनिया भर के आपके बहुत ही प्रतिभाशाली सिंगर भरे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक म्यूजिकल जर्नी शुरू की है, बहुत ही संगीत भरी आपकी म्यूजिकल जर्नी क्या की है, शुरू की है। बी के बाद में क्या आएगा आपका डी, डेट। अब ये जर्नी है, ये क्या करती है, इसमें लैंग्वेज को मायने नहीं रखती है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज से परे ये क्या करती है, जो ऑडियंस है उसको क्या करती है, यूनाइट करती है, यानी कि एकजुट करती है, ठीक है ना, इन ए हारमोनियस जर्नी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक भाषा से परे,
जिसने यहाँ पे जो ऑडियंस है उनकी जो आपकी ह्यूमन इमोशन है, उनकी जो मानवीय भावना है, उनकी गहराई के माध्यम से यहाँ पे क्या कर दिया, उनके बीच में एक रिलेशन बना दिया और उस रिलेशन से उन सबको क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया, यानी कि एकजुट कर दिया। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, सी होगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो नाम के थे प्री के, लेकिन ये क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे क्लर्क मेंस लेवल में दिख सकते हैं आराम से, क्योंकि लैंग्वेज इसकी बहुत ही ज़्यादा टफ थी आपकी। ठीक है ना, तो बस सेशन को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।